सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का डीसी आईएएस पे स्वागत है। एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे एक नए सामर्थ्य के साथ। एक नए महीने में एक नए स्तर से तैयारियां करेंगे और पढ़ेंगे 1 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स आईएएस, पीसीएस, एनडीएस, ईडीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे वनडे एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए डीसी आईएएस इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है कि सुर्खियों में रहा मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों सुर्खियों में है। सबसे पहले इसके कथन पर चर्चा करते हैं। पहला कथन कहता है कि सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में एक आधिकारिक जांच एजेंसी है। जी नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी, प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में एक आधिकारिक जांच एजेंसी है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि धन शोधन अधिनियम 2005 संसद ने पारित किया है। जी नहीं, संसद ने धन शोधन अधिनियम 2005 नहीं, धन शोधन अधिनियम 2002 को पारित किया है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि आर्थिक भगोड़ा अधिनियम 2018 के अंतर्गत भी से शक्तियां प्राप्त है। तो यह ऑप्शन आपका सही साथियों। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी को आर्थिक भगोड़ा अधिनियम 2018 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त है। और हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन को ने धन शोधन मामले में इस्तीफा दे दिया। जी नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने धन शोधन के मामले में नहीं, उन्होंने शराब आवंटन घोटाले से संबंधित मामले में इस्तीफा दिया है। धन शोधन के मामले में सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है, उप मुख्यमंत्री नहीं है। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। साथियों, बात कर लेते साथियों धन शोधन के मामले में। दरअसल सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक बेना कन्वेंशन हुआ था 1990 में। उस बेना कन्वेंशन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा था कि सभी देशों को अपने देश के अंदर धन शोधन से संबंधित, धन यानी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक कानून, एक पैमाना तय किया जाना चाहिए। और इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग जो हमारा एक्ट है 2002 भारतीय संसद ने पारित किया। और इस एक्ट के तहत अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई की जाती है। और इसके अंतर्गत ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, एक आधिकारिक जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी। ईडी की स्थापना साथियों हुई थी 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी की स्थापना हुई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में बाद में फेमा लाया गया भारत सरकार के द्वारा। फेरा के स्थान पे, फेरा को आप लोग जानते होंगे, फेरा 1973 में लाया गया था। बाद में उसके स्थान पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो हमारा एक्ट है, फेमा को 1999 में लाया गया। और बाद में हम जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2002 भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया। और 2018 में विजय माल्या के केस के बाद पाया गया कि इस कानून को और कठिन बनाया जाए। उसके बाद आर्थिक भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2018 लाया गया। और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को जांच करने का अधिकार है। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत संसद ने 2002 में पारित किया था। और इस एक्ट के साथ साथ आर्थिक भगोड़ा अधिनियम 2018 के तहत भी शक्तियां प्राप्त है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कितना परसेंटेज रहा, आपको बताना है। 5.4%, 6.2%, 4.4% या 5%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में जारी किया गया डाटा जिसके आधार पे चालू वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही का सकल घरेलू उत्पाद साथियों 4.4% रहा है। तो एक तरीके से भारत की जीडीपी में गिरावट हुई है। अब बात करते हैं कि जीडीपी होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसकी गणना कैसे की जाती है? इसकी गणना की जाती है किसी एक वर्ष के भीतर, यानी कोई एक साल, जैसे 2022 चल रहा है,
तो 22-23 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात कर लेते हैं। यानी एक वर्ष के भीतर किसी देश की सीमा के भीतर, जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो केवल भारतीय सीमा के भीतर ही, उससे बाहर नहीं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को हम जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जिनकी समझ में नहीं आया दोबारा बता दें साथियों, जीडीपी मापने का तरीका जो है, सबसे पहले ये एक वर्ष के अंदर का होना चाहिए और किसी एक राज्य क्षेत्र के भीतर का होना चाहिए। उस राज्य क्षेत्र के भीतर एक वर्ष के अंदर तीनों सेवाओं, तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इन तीनों सेवाओं में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वही होता है जीडीपी। वर्तमान में भारत में जीडीपी के लिए एक जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। जीडीपी को दो तरीके से मापा जाता है साथियों, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी जो किसी आधार वर्ष के आधार पे मापी जाती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जीडीपी मापने का जो भारत ने आधार वर्ष तय किया है वो 2011-12 तय किया है। पहले 2004-5 हुआ करता था, लेकिन 2015 में इसको बढ़ाकर 2011-12 कर दिया है। और एक होता है नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम बाजार सकल घरेलू उत्पाद के नाम से भी जानते हैं या चालू जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो ये चालू कीमतों के आधार पर जब मापी जाती है जीडीपी को तो हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। जब किसी आधार वर्ष के आधार पर नापी जाती है तो उसको कहते हैं रियल जीडीपी। लेकिन इन सब के बावजूद साथियों, जहां 4.4% की जीडीपी रही है तीसरी क्वार्टर में भारत के, इसके बावजूद भी भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल $2.8 ट्रिलियन के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था है। अगला ऑप्शन है, सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा नेफेड के संबंध में सही कथन कौन सा है? बैंकिंग इससे संबंधित एक नियामक कंपनी है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो नेफेड है ये बैंक से संबंधित एक नियामक कंपनी है। जी नहीं, नेफेड बैंक से संबंधित नियामक कंपनी नहीं है साथियों। नेफेड कृषि से संबंधित एक नियामक कंपनी है। नेफेड जिसका पूरा नाम होता है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये नेफेड का पूरा नाम है। यानी नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम नेफेड के नाम से जानते हैं। अब दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। जी नहीं, इसकी स्थापना साथियों 1954 में नहीं हुई थी। क्षमा चाहते साथियों, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1954 को ही हुई थी। तो हमारा ऑप्शन 2 सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि 2008 में नेफेड ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज की स्थापना की। तो ये भी हमारा सत्य है। और तीसरा कहता है ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। जी नहीं, ये वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये कृषि मंत्रालय के अधीन होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। नेफेड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। हाल ही में सुर्खियों में इसलिए था कि प्याज का जो दाम है इस समय निम्नतर स्तर पे है और इसलिए किसानों के द्वारा उत्पादन मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसे में नेफेड ने फैसला किया है कि नासिक मंडी से वो खुद प्याजों को खरीदेगा, इसलिए सुर्खियों में था। और नेफेड की स्थापना हमने बताया कि 2 अक्टूबर 1954 को महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्थापित किया गया था। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में सुर्खियों में रही ब्लू इकोनॉमी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह नील उत्पादन से संबंधित है। जी नहीं, ये नील उत्पादन से नहीं संबंधित है, ये जल संबंधी इकोनॉमी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसके संबंध में घोषणा की। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं, जल परिवहन मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल साहब ने ब्लू इकोनॉमी के संबंध में घोषणा की है। अभी बता रहे क्या घोषणा की है। ब्रिटेन इसमें सहायक देश है। जी नहीं, इसमें कोई सहायक देश नहीं हमारा। उपरोक्त सभी ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दरअसल सर्बानंद सोनोवाल साहब जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है ब्लू इकोनॉमी के संबंध में कि एक नए रिवर क्रूज की स्थापना की जाएगी। आप सभी को पता है कि इससे पहले
13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा विलास क्रूज की स्थापना की थी, जो वाराणसी से लेके डिब्रूगढ़, जो आपको ब्रह्मपुत्र में मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित है असम में, वहां तक के लिए 3200 किलोमीटर के आसपास का एक क्रूज सेवा की शुरुआत की गई थी मोदी जी के द्वारा, जिसे गंगा विलास क्रूज नाम दिया गया था। अब सर्बानंद सोनोवाल साहब ने घोषणा की है कि इसको और बेहतर तरीके से बनाया जाएगा, इसलिए सुर्खियों में था। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में इरडा से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। इरडा एक बीमा से संबंधित नियमित प्राधिकरण है, यह बात आपका सही है। इसकी स्थापना सनातन समिति के आधार पर हुई थी। जी नहीं, सनातन समिति के आधार पर इरडा की स्थापना नहीं की गई थी। इरडा की स्थापना साथियों राम नारायण मल्होत्रा समिति के आधार पर की गई थी, तो ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा कहता है कि इसकी स्थापना 2002 में हुई थी इरडा की। जी नहीं, इरडा की स्थापना साथियों 2002 में नहीं हुई थी। इरडा की स्थापना हुई थी 1999 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भी ऑप्शन आपका गलत है। इरडा का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में है, मुंबई में नहीं है। तो हम पाते हैं कुल मिला के इरडा के संबंध में कि इरडा, जिसका पूरा नाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, यानी बीमा से संबंधित है। ये राम नारायण मल्होत्रा समिति के सिफारिश के आधार पे 1999 में इसका गठन किया गया था, और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये बीमा पॉलिसी के हितों की संरक्षा करता है। अगला सवाल है कि फीफा 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे घोषित किया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, लियोन मेसी को, लूका मैड्रिड को, या रॉबर्ट लेवांडोस्की को? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोन मेसी को, जिन्होंने कतर 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस को हरा के अपने नाम किया फीफा विश्व कप। उस खिलाड़ी को जिसका सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा इसमें, उन्हें लियोन मेसी को 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में आयोजित सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल पुरुष खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, मिथुन या प्रियांशु? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रियांशु ने मिथुन ने प्रियांशु को हरा के सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर लिया एकल का। जबकि मैं इससे संबंध में अगर और बात करूं साथियों, तो आपको बता दें, जैसा हमने एकल पुरुषों का खिताब कहा कि मेल में पुरुषों का खिताब किसने जीता है, तो मिथुन ने जीता है, इसको याद कर लीजिए। महिलाओं में किसने जीता है, वुमेन में किसने जीता है, तो अनुपमा ने जीता है। तो एकल पुरुष खिताब मिथुन ने जीता है, एकल महिला खिताब अनुपमा ने जीता है। जबकि अगर मैं बात करूं डबल की, तो डबल जो है महिला खिताब, इसको गायत्री गोपीनाथ और त्रिशा जाली की जोड़ी ने जीता है। और वही मिक्स्ड की अगर बात करूं तो मिक्स्ड में कुशल राज और जयप्रकाश ने अपने नाम किया। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा चंद्रयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत 2023 में चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। जी नहीं, चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा, सुर्खियों में है ये। 2017 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। जी नहीं, 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, ये भी आपका गलत है। चंद्रयान 2 ने चांद पे पाने की पुष्टि की थी। जी नहीं, चंद्रयान फर्स्ट ने पाने की पुष्टि की थी, और 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। यह कथन आपका सही है। तो कुल मिला के ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। दरअसल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में चंद्रयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, और यह परीक्षण कहाँ किया गया है? यह महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया गया है। अगला सवाल है साथियों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्मृति किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर वेंकट रमन, होमी जहांगीर भाभा या डॉक्टर अरविंद खुराना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्होंने 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव की खोज की थी। उनके द्वारा इस महान काम के लिए 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया फिजिक्स के क्षेत्र में, और इसी की स्मृति में हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को यानी कल मनाया गया। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा पाक अधिकृत कश्मीर के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पाकिस्तान के द्वारा 1965 में कब्जा कर लिया गया था। जी नहीं, 1947 में जब भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था कश्मीर को लेके, तब इस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन एक गलत है। ऑप्शन बी कहता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच की रेखा को
LAC के नाम से जानते हैं? जी नहीं, इसे LAC नहीं, इसे LOC यानी के नाम से जानते हैं, LOC के नाम से जानते हैं। LAC के नाम से हम उसे जानते हैं जो हमारा अक्साई चीन है, जिस पे कब्जा कर रखा है 1962 में चाइना ने, उसके बीच में जो सीमा बनती है उसको LAC के नाम से जानते हैं। और भारतीय संसद में पाक अधिकृत कश्मीर के संबंध में सीटें खाली है? जी हाँ, बिल्कुल खाली है। तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। अब ये सुर्खियों में क्यों था दोस्तों पाक ऑक्युपाइड कश्मीर? दरअसल जो कश्मीर के राजा हैं महाराजा हरि सिंह जी के खानदान से हैं, उनके वंशों के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि अब युद्ध के बल पे हमको जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा वापस लेना चाहिए जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो ये था साथियों आज के टॉप 10 सवाल। समय का अभाव था इसलिए मैं विस्तृत विश्लेषण नहीं कर सका, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।